दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि प्रचंड गर्मी के बीच बिहार में भी बिजली का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में लगातार पावर कट देखने को मिल रहा है और बिजली संकट को लेकर के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का ताजा बयान सामने आया है। जब बिजली मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में अगले 1 से 2 दिनों में बिजली संकट खत्म हो जाएगा। मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि बिहार में फिलहाल जितनी बिजली की ज़रूरत है उससे 1000 मेगावाट कम बिजली मिल पा रही है, लेकिन अगले 1 से 2 दिनों में ये समस्या दूर कर ली जाएगी। दरअसल बिहार सरकार और एनटीपीसी के बीच 5200 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने का करार है, लेकिन बिजली उत्पादक कंपनी की ओर से फिलहाल 4200 मेगावाट बिजली की ही आपूर्ति की जा रही है। फिलहाल बिहार में 6200 से 6400 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, लेकिन मांग के मुकाबले 1000 मेगावाट बिजली कम आपूर्ति की जा रही है, जिससे बिहार में इन दिनों बिजली संकट गहरा गया है और पावर कट की समस्या उत्पन्न हो गई है। दोस्तों अगर आप सुदूर गांव के दुर्गम इलाके में हैं जहां 4 पहिया वाहन नहीं पहुंच सकते हैं तो फिर बस एक फ़ोन कीजिए और 30 मिनट में मोटर बाइक एम्बुलेंस हाजिर है। जी हां, बिहार के पूर्णिया जिले में मरीजों तक मोटर बाइक एम्बुलेंस पहुंचेगी। बाढ़ प्रभावित 4 प्रखंडों बायसी, बैसा, अमोर और डगरुआ में गर्भवती और नवजात को इसका लाभ मिलेगा। दरअसल गाड़ी के अभाव में या फिर देरी होने पर कई बार प्रसूता और बीमार बच्चे की मौत हो जाती है। बाइक एम्बुलेंस से डेथ रेट को कम करने का प्रयास होगा। पूर्णिया जिले को छोड़ करके ऐसी व्यवस्था कुछ ही जिलों में है जो एम्बुलेंस बाइक से चलेगी। यह एम्बुलेंस बाइक में मरीज के लेटने की व्यवस्था है। इसमें मास्क, ऑक्सीजन समेत बाकी जरूरी मेडिकल किट की व्यवस्था है। फिलहाल 10 बाइक एम्बुलेंस को हरी झंडी देकर के रवाना किया गया है। पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार ने कहा है कि मोटर बाइक एम्बुलेंस जरूरतमंद मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। दुर्गम इलाकों में इसकी पहुंच आसान होगी। समय पर एम्बुलेंस के पहुंचने से कई जरूरतमंदों का समय पर इलाज होगा। यह खास करके बाढ़ प्रभावित इलाकों में इस सेवा का लोगों को लाभ मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण के गोनाहा प्रखंड क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कटराव। जी हाँ, लेकिन इस गांव की खासियत ने बड़े बड़े शहरों को पीछा छोड़ दिया है, पछाड़ दिया है। छोटी सी आबादी वाले बिहार के इस गांव ने देश के सामने नज़ीर पेश की है। जो भी इस गांव के बारे में सुनता है तो फिर दांतों तले उंगली दबा लेता है, क्योंकि आज़ादी के बाद से अगर कोई गांव में अपराध हुआ ही ना हो तो फिर जाहिर सी बात है लोगों को आश्चर्य होगा ही। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस गांव में आज़ादी से पहले भी शांति व्यवस्था इसी तरीके से बहाल थी। जी हाँ, बिहार के कटराव गांव की यही खासियत इसे दूसरे से अलग और बेमिसाल बनाती है। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों का पालन बिहार के इस गांव में आज भी होता है। जी हाँ, इस गांव की आबादी लगभग 2000 है। कटराव गांव पटना से 250 किलोमीटर दूर स्थित है। इसमें थारू, मुस्लिम, मुसहर और धनहर जैसे अलग अलग समुदाय के लोग हैं। ये गाँव सहोदरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद से यहाँ के अधिकारियों ने एक भी मामला दर्ज नहीं किया है। आज तक यहाँ किसी भी प्रकार का झगड़ा, विवाद या चोरी डकैती नहीं हुई है। आलम यह है कि आज़ादी के बाद से इस गांव में अब तक एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। यहाँ के लोग ना तो थाने गए और ना ही कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाया। इस गांव में अब तक कोई भी अपराध हुआ ही नहीं है। जहाँ अगर छोटा मोटा विवाद होता भी है तो फिर इसका निपटारा गांव के चौपाल पर ही कर लिया जाता है। ये एक ऐसा गांव है जहाँ के लोगों ने ना ही थाना देखा है और ना ही कचहरी। इस गांव के ग्रामीण सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं, साथ ही दूसरे लोगों को भी अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने का संदेश दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश भर में हनुमान चालीसा और हिजाब विवादों ने समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावना पर चर्चा शुरू कर दी है। जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB ने समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि मौलिक अधिकार के कारण ही अल्पसंख्यकों को और आदिवासी वर्गों के लिए उनकी इच्छा और परंपरा के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ बनाए गए थे, उन्हें जारी रखा जाना जरूरी है। मौलाना ने कहा है कि पर्सनल लॉ बोर्ड के देश को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि इस कारण से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच आपसी एकता, विश्वास बनाए रखने में मदद मिली है। साथ ही रहमानी ने दावा किया है कि पर्सनल लॉ के कारण ही अतीत में हुए कई आदिवासी विद्रोह को समाप्त कराने के लिए उनकी ये मांग पूरी की गई है कि वे सामाजिक जीवन में अपनी मान्यताओं और परंपरा का
पालन कर सकेंगे। जहां वहीं दारुल उलूम देवबंद के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता मुसलमानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी समुदाय की तरह मुसलमानों की भी अपनी संस्कृति है। उन्होंने कहा है कि सभी मुसलमान पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख का समर्थन करते हैं और अगर ये बिल आता है तो फिर इसका कानूनी रूप से विरोध किया जाएगा। विरोधी नहीं बल्कि पुरजोर विरोध किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस ने गुरुवार को पेट्रोल, डीजल और ईंधन की ऊंची कीमतों और फिर करों के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है और आरोप लगाया है कि सरकार का संघवाद सहकारी नहीं बल्कि जबरदस्ती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा है कि बढ़ती तेल की कीमतें राज्यों को दोष दे, कोयले की कमी राज्यों को दोष दे, ऑक्सीजन की कमी राज्यों को दोष दे, सभी प्रकार के तेल का 68% कर केंद्र सरकार ले रही है, फिर भी पीएम मोदी जिम्मेदारी से बचते हैं। जब मोदी की संघवाद सहकारी नहीं बल्कि जबरदस्ती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के बयान तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने मांग की है कि मोदी सरकार पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क का हिसाब दे, जिसके जरिए केंद्र ने पिछले 8 साल में 27 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि पेट्रोल और डीजल पर एकत्र किए गए करों का 68% केंद्र सरकार के हिस्से में जाता है, जब 32% राज्य सरकारों के पास आते हैं। ऐसे में राज्य सरकारों से उम्मीद करना जो पहले ही जीएसटी के अपने हिस्से से वंचित है, मुझे लगता है कि ये अन्यायपूर्ण होगा। दोस्तों बात करते हैं कि रमजान के महीने में बिहार के अंदर सियासी इफ्तार का सिलसिला जारी है। जेडीयू की तरफ से परसों इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से भी कल दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। जीतन राम मांझी के आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बीजेपी के प्रमुख नेता भी शामिल हुए। खास बात यह है कि जीतन राम मांझी ने इफ्तार पार्टी में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को भी दावत दिया था। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव दानिश रिजवान ने बताया है कि इफ्तार पार्टी में एनडीए के सभी नेता शामिल हुए हैं। दानिश रिजवान के मुताबिक नीतीश कुमार के साथ साथ पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, मंत्री अशोक चौधरी समेत राज्य कैबिनेट के कई मंत्री इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को भी इफ्तार पार्टी में शामिल किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद बढ़ते बढ़ते अब जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया है। जहां कश्मीर घाटी में हिजाब मामले को लेकर के सुर्खियों में रहे एक स्कूल के मैनेजमेंट ने अपने आदेश में बदलाव किया है। स्कूल मैनेजमेंट ने अपना पुराना आदेश बदल दिया है और अपने कर्मचारियों से ऐसा नकाब नहीं पहनने की अपील की है जिससे पूरा चेहरा ढका हो। दरअसल डेगर परिवार स्कूल बारामुल्ला के प्रधानाचार्य ने 25 अप्रैल को जारी किए गए परिपत्र में शिक्षिकाओं से स्कूल अवधि के दौरान हिजाब पहनने से परहेज करने को कहा था ताकि छात्र सहज महसूस कर सके और शिक्षकों एवं कर्मचारियों से बातचीत के लिए आगे आ सके। हालांकि बुधवार को स्कूल प्रशासन ने इसे संवैधानिक तौर पर हिजाब शब्द के स्थान पर नकाब शब्द कर दिया है। स्कूल द्वारा 25 अप्रैल को जारी किया गया परिपत्र सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हुआ है। जहां इस संबंध में स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य से संपर्क कराने का प्रयास किया गया है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लगातार लू के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। जहां अगले 2 दिनों में दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य बिहार में लू के आसार बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 30 अप्रैल और 1 मई तक तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार बने हुए हैं, यानी कि आज और कल। साथ ही ओले गिरने की भी संभावना बनी हुई है। इसको लेकर के मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। बीते 2 दिन भी बिहार में गर्म हवाएं चल रही है। जब 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली गर्म हवाओं के कारण बिहार में काफ़ी गर्मी देखने को मिली और बक्सर में 44.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। इस समय बिहार में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक चल रहा है। जिस प्रकार से लू चल रही है उसके कारण पटना में कल 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। गर्म हवाओं में कोई भी कमी नहीं आ रही है। भीषण गर्मी के चलते पटना के अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चाइल्ड ओपीडी में बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लू से बीमार होने वाले लोगों में बुजुर्ग भी शामिल है। इसके साथ ही मेडिसिन ओपीडी में भी मरीजों की संख्या ज़्यादा हो रही है। जब पटना के सबसे बड़े अस्पतालों में ओपीडी पूरी तरीके से भरने लगे हैं। जब पीएमसीएच और आईजीएमएस में छोटे बच्चों के लिए उनके माता पिता लाइन लगाए ओपीडी के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। अस्पतालों के ओपीडी में लू से बीमार होने वाले मरीजों की संख्या सामान्य मरीजों से ज़्यादा है। जहाँ खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, सांस, वायरल फीवर जैसे मरीज लगभग 30% है। लू, डायबिटीज़, यूरिन इन्फेक्शन जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है।
जानकारी के मुताबिक पीएमसीएच अस्पताल के ओपीडी वार्ड में प्रतिदिन लू से बीमार बच्चों की संख्या लगातार बढ़ी है। हर रोज करीब 150 से 160 बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर के 200 तक पहुंच गई है, जिसमें ज़्यादा मरीज उल्टी, दस्त, पेट दर्द, बुखार के हैं। जांच कराने पर रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा टाइफाइड पाया जा रहा है। डॉक्टरों ने जानकारी दी है कि बुखार से बीमार होने वाले मरीज लगभग 15% है। डायरिया के मरीज 30%, इसके साथ ही सर्दी खांसी के 7% मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात की है। इस मुलाकात में पथ निर्माण मंत्री ने बिहार में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की पूरी जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी है। जब बिहार के 4 प्रमुख शहर गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा में आवागमन को लेकर की भी बात हुई है, जिस पर नितिन नवीन ने केंद्रीय मंत्री से इन शहरों के आवागमन को बेहतर बनाने के लिए रिंग रोड बनाने का आग्रह किया है और इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनकी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार कराने पर आश्वासन दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन परसों दरभंगा पहुंची थी, यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं रवीना टंडन ने दरभंगा में यशराज टाटा मोटर्स कंपनी के शोरूम का उद्घाटन किया। अभिनेत्री रवीना टंडन लोगों द्वारा किए गए स्वागत से अभिभूत दिखी और कहा कि ये पावन धरती है, ऐसा प्यार उन्हें मिल रहा है कि वे बार बार मिथिला में आना चाहेंगी। उन्होंने कहा कि कलाकार प्यार के भूखे होते हैं और उन्हें जहाँ प्यार मिलता है वहाँ बार बार जाते हैं। पत्रकारों के मैथिली भाषा में फिल्में करने के सवाल पर रवीना टंडन ने कहा कि उनकी इच्छा है कि वे भारत की हर भाषा की फिल्मों में काम करें। दोस्तों बात करते हैं कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल की एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का ऐलान किया है, जो गुरुवार को लागू हो गया है। इससे भारत में खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेल और पैकेज्ड फूड की कीमतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। इसके अलावा साबुन, शैम्पू, नूडल्स, बिस्कुट से लेकर के चॉकलेट तक के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनके बनाने में पाम तेल का इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर होता है। जब पूरी दुनिया का सबसे अधिक पाम तेल का निर्यात इंडोनेशिया करता है, ऐसे में इंडोनेशिया से पाम ऑयल के इंपोर्ट पर बैन लगाने से इसकी सप्लाई में कमी आएगी, जिससे इसकी कीमतें दुनिया भर में बढ़ सकती है। पाम तेल की कीमतें बढ़ने से उन उद्योगों की लागत भी बढ़ेगी जिनमें इस ऑयल का इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर होता है। दोस्तों बात करते हैं कि भीषण गर्मी और कोयले की कमी के चलते देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। जहां उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन 12 राज्यों में लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। भारत में पिछले हफ्ते 623 मिलियन यूनिट बिजली की शॉर्टेज हुई है। ये पूरे मार्च महीने में हुए शॉर्टेज से ज़्यादा है। थर्मल प्लांट में कोयले की कमी से राज्यों को बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। लगातार बढ़ती गर्मी के चलते बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है, जहां ऐसे में थर्मल प्लांट पर और ज्यादा दबाव पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ राज्यों द्वारा कोयला कंपनियों को भुगतान में देरी की वजह से भी कोयला आपूर्ति प्रभावित हुई है। भारत में बिजली की मांग 201 मेगावाट तक पहुंच गई है, जहां वहीं इस दौरान देश भर में 8.2 गीगावाट की कमी भी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत में बिजली संकट और गहरा सकता है। दोस्तों अब एक बड़ी खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि बिहार में कोरोना का नया वेरिएंट डिटेक्ट किया गया है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन का म्यूटेंट वेरिएंट है, जिसे BA.12 बताया जा रहा है। बिहार में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए IGIMS में स्थित एकमात्र लैब में लगभग 2 महीने बाद कोरोना के 13 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें सभी में ओमिक्रॉन पाया गया है। अधिकांश सैंपल में BA.2 डिटेक्ट किया गया है, वहीं एक सैंपल में BA.12 डिटेक्ट किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 से 10 गुना अधिक संक्रामक है। IGIMS के माइक्रोबायोलॉजी के विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर नर्मदा कुमारी ने बताया है कि IGIMS में जीनोम सीक्वेंस लगातार हो रहा है। IGIMS के माइक्रोबायोलॉजी के विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर नर्मदा कुमारी ने बताया है कि IGIMS में जीनोम सीक्वेंसिंग लगातार हो रही है। जब पिछले कई दिनों से पॉजिटिव सैंपल नहीं आ रहे थे तो सीक्वेंसिंग नहीं हो रही थी, लेकिन लगभग 2 महीने बाद 13 सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया है, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार देर रात को आई है। इसमें भी सारे ओमिक्रॉन ही मिले हैं। अधिकांश सैंपल में BA.2 डिटेक्ट हुआ है, लेकिन एक सैंपल में BA.12 मिला है।
दोस्तों बात करते हैं कि प्यार, इश्क, मोहब्बत, इनका नाम युवाओं के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी होते हैं। प्यार में पड़ने वालों को तो सही गलत का इल्म तक नहीं होता है, बस प्यार का जुनून और शादी की मंजिल नजर आती है। जब मामला बिहार के बांका का है, जब फेसबुक के जरिए लड़का और लड़की की दोस्ती हुई, फिर हुआ प्यार। अपने प्यार को पहचान देने के लिए दो अलग अलग धर्मों के युगल प्रेमियों ने मंदिर में जाकर के शादी रचा ली। लेकिन शादी के कुछ समय बाद लड़की अब थाने के चक्कर लगाकर थक चुकी है। दरअसल फेसबुक या प्यार के बाद दोनों ने शादी कर ली। यह कुछ महीनों तक दोनों पति पत्नी की तरह साथ साथ रहे। जब लड़की को ऐसा लगा कि उसके सारे सपने पूरे हो गए हैं, जिंदगी रंगों से भर गई है, फिर एक दिन लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की को लड़के ने छोड़ दिया और फिर फरार हो गया। प्यार में धोखा और सजा पाई लड़की आज इंसाफ की गुहार लगा रही है और दर दर की ठोकरें खा रही है। इंसाफ के लिए बेबस अबला लड़की महिला थाने के बाद अब रजौल थाने के चक्कर लगा रही है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोरामा बन गांव पंचायत की मोरामा ग्राम निवासी राम नारायण यादव उर्फ कौमी यादव का पुत्र सौरभ कुमार ने करीब 3 साल पहले फेसबुक के माध्यम से पटना जिले के दलहिन बाजार नवीनगर के शाहजहां अख्तर की पुत्री गुलफसा शहजादी से दोस्ती की। यह दोस्ती धीरे धीरे प्रेम के रूप में बढ़ने लगी। इसके बाद दोनों का मिलना जुलना शुरू होने लगा। जब फिर दोनों ने आपसी रजामंदी से 1 साल पहले घर से भाग करके भागलपुर के किसी मंदिर में जाकर के शादी रचा ली। अब शादी करने के बाद लड़का इस लड़की को यानी कि अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। अब लड़की दर दर भटक रही है और इधर उधर घूम फिर रही है, अपने न्याय की गुहार लगा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी और लालू परिवार में छिड़े घमासान के बीच विरोधियों को तंज कसने का खूब मौका मिल रहा है। जब बीजेपी कोटे से नीतीश कैबिनेट में मंत्री प्रमोद कुमार ने लालू परिवार में चल रहे विवाद को लेकर के तंज कसा है। प्रमोद कुमार ने कहा है कि तेज प्रताप यादव को अपने मम्मी पापा से पूछना चाहिए कि आखिर छोटा भाई को विरासत क्यों सौंप दी। बड़े भाई होने के बावजूद भी तेज प्रताप यादव को क्यों नहीं उत्तराधिकारी बनाया। जी हां, बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर के चल रहे सियासत के बीच मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि धार्मिक सौहार्द के नजरिए से इसका आयोजन किया जाता है। एक दूसरे के इफ्तार पार्टी में बुलाने पर लोग जाते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन छोटा भाई के खड़े होते बड़े भाई अगर नीतीश कुमार के बगल में जा बैठते हैं तो फिर इससे क्या समझा जाए। दोनों भाइयों के बीच राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी के दौरान जो हुआ वह सभी ने देखा। उसी का परिणाम है कि अब विवाद इतना आगे बढ़ गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। ये वारदात गर्दनीबाग थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के पुलिस कॉलोनी में पति पत्नी और बेटी का शव मिला है। जहां इसके बाद इलाके में हरकंप मच गया है। स्थानीय लोगों की माने तो पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या करने के बाद एक व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। मामले की जानकारी मिलने के बाद गर्दनीबाग पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बड़े और बुजुर्ग लोग बच्चों को यही सलाह देते हैं कि मेहनत से पढ़ाई करो तो फिर अच्छी नौकरी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहावत सुनने में मिलता है कि हुनर किसी डिग्री का मोहताज नहीं है। इसी कहावत को मधुबनी बिहार के रहने वाले देवेश झा ने सच करके दिखाया है। जब देवेश झा की पढ़ाई की बात की जाए तो फिर उन्होंने सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की है, लेकिन उन्होंने अपने हुनर के दम पर सभी लोगों को अपना मुरीद बना लिया है। दरअसल देवेश झा ने 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक ड्रोन तैयार किया है, जिससे किसानों का काफी फायदा हो रहा है। इसके साथ ही देवेश अपने हुनर के बल पर करोड़ों रुपए की कमाई भी कर रहे हैं। देवेश ने बिना ग्रेजुएशन किए ही एक ऐसा ड्रोन बनाया है जिसकी वजह से किसानों की मेहनत आधी हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रोन से किसानों की मेहनत आधी होने से क्या लेना देना है, तो आइए जानते हैं कि किस तरह से ड्रोन की वजह से किसानों को आसानी हो रही है। देवेश की माने तो अपनी फसलों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने में किसानों को कई घंटे लग जाते हैं। इसके साथ ही छिड़काव के दुष्प्रभाव से किसानों की तबीयत भी बिगड़ जाती है। इसलिए देवेश झा ने ड्रोन बनाया है जिससे किसान खेतों में छिड़काव कर सकेंगे। किसान इस ड्रोन से छिड़काव के काम को कुछ ही घंटों में निपटा दे रहे हैं। उन्होंने बताया है कि 30,000 एकड़ से ज्यादा की फसलों का छिड़काव इस ड्रोन के जरिए किया जा चुका है। देवेश झा के द्वारा तैयार किए गए ड्रोन का इस्तेमाल अब न सिर्फ बिहार सरकार बल्कि हरियाणा सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार समेत कई दूसरे राज्यों की सरकारें भी कर रही है। आपको बता दूं कि यूरोप के कई देशों में भी देवेश झा के ड्रोन प्रोजेक्ट की डिमांड काफी ज्यादा है। आपको बता दूं कि अपनी टीम के साथ
साथ देवेश झा ने अपने बनाए गए किसान स्टेशन से किसानों की फसलें से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। देवेश झा ने 10 लाख की लागत से साल 2017 में देवेस्ट नाम से एक स्टार्टअप की शुरुआत की थी। देवेश झा ने 10 लाख की लागत से साल 2017 में द बेस्ट नाम से एक स्टार्टअप की शुरुआत की थी। जब पिछले साल उनकी कंपनी का टर्नओवर 4 करोड़ रुपए था। जब देवेश के मुताबिक उनकी कंपनी के पास फिलहाल अभी 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के आरा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। अक्सर विवादों में रहने वाले भोजपुरी सुपरस्टार और गायक पवन सिंह ने अपनी पत्नी से तलाक लेने जा रहे हैं। जहां पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेने के लिए आरा कोर्ट में अर्जी दी है। आरा फैमिली कोर्ट में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पहुंची, लेकिन पवन सिंह नहीं पहुंच सके। जहां कोर्ट में दी गई तलाक की अर्जी के आलोक में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आरा के फैमिली कोर्ट में पहुंची थी, लेकिन सुपरस्टार पवन सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे। आरा फैमिली कोर्ट में आज पवन सिंह की पत्नी की पेशी हुई, जिसके बाद जज ने 26 मई को पेशी की अगली तारीख दी है। आपको बता दूं कि ज्योति सिंह भोजपुरी सुपरस्टार और गायक पवन सिंह की दूसरी पत्नी है। यूपी के बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह से 6 मार्च 2018 को पवन सिंह की दूसरी शादी हुई थी। यह शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के संबंध में खटास आनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद मामला तलाक तक जा पहुंचा है। यह दूसरी शादी टूटने की वजह क्या है, ये तो स्पष्ट नहीं हो सका है। ज्योति सिंह कई महीनों से मायके में रह रही है। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पवन सिंह की पहली पत्नी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। पवन सिंह की पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही 8 मार्च 2015 को नीलम ने सुसाइड कर लिया था। जहां उन्होंने किस वजह से सुसाइड किया, इसका खुलासा नहीं हो सका था। वहीं एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और पवन सिंह का विवाद भी मीडिया में काफी दिनों तक सुर्खियों में रहा था। जहां अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर संगीन आरोप लगाए थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मधेपुरा में एक भीषण हादसे में 3 लड़कों की जिंदा जलकर के मौत हो गई है। जब बुधवार की देर रात कार और बाइक में इतनी जोरदार टक्कर हुई कि आग लग गई। यह आग लगने से बाइक सवार तीनों युवक जिंदा जल गए और अस्पताल में इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब युवक जिंदा जल रहे थे तो उसी समय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की काफिला गुजर रहा था। पप्पू यादव ने जब यह नजारा देखा तो फिर उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी को रोकी और आग बुझाने में लग गए, लेकिन दुर्भाग्यवश वे सफल नहीं हो सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जहानाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निगरानी विभाग की टीम ने रिश्वत लेते हुए एक एएसआई को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जहां आरोपी एएसआई एक केस की पैरवी के लिए 10,000 रुपये रिश्वत ले रहा था। इसी दौरान निगरानी की टीम ने उसे धर दबोचा है। यह निगरानी की इस कार्रवाई से घोसी थाने में तैनात अन्य पुलिसकर्मियों में हरकंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक घोसी थाने में पदस्थापित एएसआई उपेंद्र कुमार महतो ने थाना क्षेत्र के महमदपुर निवासी रामचंद्र सिंह से एक केस के सिलसिले में 10,000 रुपये की मांग कर रहा था। जब पीड़ित ने निगरानी विभाग के आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई थी। निगरानी की टीम ने जांच में इस मामले को सही पाया और जाल बिछा करके उसे 10,000 रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल निगरानी विभाग की टीम आरोपी एएसआई से जहानाबाद परिसर में पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद टीम उसे अपने साथ लेकर के पटना रवाना हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव की पटना आने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। जब परिवार और समर्थकों के लिए इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव 1-2 दिनों में पटना आ सकते हैं। यह दोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। खबर आ रही है कि आज 30 अप्रैल की शाम तक पटना आ सकते हैं लालू प्रसाद यादव। तेज प्रताप यादव के बगावती तेवर मां के आवास में उनके शिफ्ट होने समेत राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए लालू प्रसाद यादव के आवागमन का खास महत्व देखा जा रहा है। जहां उनके जमानत के ही दिन तेजस्वी यादव की ओर से आयोजित दावत इफ्तार में जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, उसके बाद से राजनीतिक चर्चा का बाजार गर्म है। जब वैसे खुद सीएम नीतीश कुमार ने अटकलों को विराम दे दिया है। आरजेडी की ओर से भी संभावना को खारिज कर दिया गया है, लेकिन ऐन वक्त पर तेज प्रताप यादव के बयान ने सियासी घमासान बजा दिया है। जब तेज प्रताप यादव ने दावा किया था कि लालू प्रसाद यादव जी के बाहर आने पर बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखेगा। हालांकि उस दिन ही तेज प्रताप यादव विवादों के घेरे में आ गए। या बहरहाल अब लालू प्रसाद यादव के पटना आने से डैमेज कंट्रोल होगा, इसकी उम्मीद समर्थकों में है। दोस्तों बात करते हैं कि जगत गुरु परमहंसाचार्य को ताजमहल में प्रवेश न देने का मामला गरमा गया है। जहां हिंदुत्ववादी संगठनों ने इस मामले को लेकर के आगरा में विरोध प्रदर्शन किया और भगवा वस्त्र पहन करके ताजमहल में घुस गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। संगठन के नेताओं ने जगत गुरु मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
हिंदू महासभा के पदाधिकारी जगत गुरु का अपमान का विरोध करने एएसआई के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने पुतला दहन करने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हिंदुत्ववादियों को पुतला दहन करने से पहले ही रोक लिया। जहां हिंदुत्ववादी नेताओं ने ज्ञापन सौंप करके आचार्य परमहंस मामले से जुड़े दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष गोविंद पराशर भगवा पहनकर के ताजमहल पहुंचे और धनुष दंड लेकर के ताजमहल में प्रवेश भी किया। खाकी वर्दी के साय में गोविंद पराशर को ताजमहल में घुमाया गया। जहां गोविंद पराशर का कहना है कि उन्हें पुलिस ने नहीं रोका है। भगवा पहन करके उन्होंने ताजमहल का दीदार किया है, लेकिन जगत गुरु के मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने पटना में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का आयोजन किया। आज ये शुरू होकर के 1 मई 2022 तक चलेगा। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एक्सपो में आएँ और बिहार और देश की प्योर सिल्क को प्रोत्साहित करें। इस दौरान सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि वे घड़ी करीब आ गई है, जिसका बेसब्री से बिहार वासियों का इंतजार है। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में पिछले 1 साल की दिन रात की मेहनत अब अच्छी नतीजे दे रही है। उन्होंने कहा है कि 30 अप्रैल 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों केंद्र और बिहार की इथेनॉल पॉलिसी 2021 आने के बाद देश के पहले नए ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल उत्पादन इकाई का शुभारंभ होगा। उन्होंने कहा है कि पूर्णिया में 105 करोड़ की लागत से ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड की इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित हुई है, जो रिकॉर्ड 1 साल में बनकर तैयार हुई है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि पूर्णिया के अलावा गोपालगंज में भी 2 और आरा में 1 एथेनॉल उत्पादन इकाइयां बनकर के तैयार है, जिसका जल्द उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में इस वक्त उद्योग का शानदार माहौल है। उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में कई इकाइयों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और बिहार के अन्य हिस्सों में भी उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी हलचल है। उन्होंने कहा है कि जो लोग अब भी मानने को तैयार नहीं है कि बिहार में उद्योग लग सकते हैं, उनके लिए पूर्णिया में खुल रहा एथेनॉल उत्पादन का प्लांट एक उदाहरण है। दोस्तों, बात करते हैं कि अररिया की रहने वाली नर्सिंग के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए सदर अस्पताल में काम कर रहे नर्स नाजा परवीन को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 मिलेगा। अवार्ड के लिए नाजा के चयन से पूरा स्वास्थ्य महकमा उत्साहित है। अवार्ड के लिए चयनित होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं मिल रही है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा सम्मान है, जो नर्सिंग सेवा से जुड़े कर्मियों को उनकी निस्वार्थ सेवा और असाधारण कार्यकुशलता के लिए प्रदान किया जाता है। फिलहाल पुरस्कार देने की तिथि राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से निर्धारित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित होने पर नाजिया परवीन ने बताया है कि जीवन में इतनी खुशी कभी महसूस नहीं हुई थी जितना इस सम्मान के लिए चयनित होने के बाद कर रही हूं। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के लिए चयनित होने पर उन्होंने अपने नर्सिंग प्रोफेशन के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि इसके माध्यम से मुझे जन सेवा का बेहतर मौका हासिल हो सका है। परिवार में 2 बच्चे होने के बावजूद भी इस मुकाम पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। इसके बावजूद भी अपने पति और माता पिता सहित अन्य परिजनों से मिले सहयोग को उन्होंने सराहा है। उन्होंने सदर अस्पताल प्रबंधन सहित अस्पताल के सभी चिकित्सा और अपने सहकर्मी से मिले सहयोग के प्रति उन्होंने आभार जताया है। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर धर्मस्थलों में तय मानकों का उल्लंघन करते हुए बजाए जाने वाले अवैध लाउड स्पीकर हटाने का अभियान आज भी जारी रहा। 72 घंटे के अभियान में धर्मस्थलों से कुल 10,923 अवैध लाउड स्पीकर हटाए गए, जबकि धर्मस्थलों पर लगे 35,221 लाउड स्पीकर की आवाज़ निर्धारित मानक के अनुसार कम कराई गई है। जब मुख्यमंत्री की पहल पर सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में लगाए गए लाउड स्पीकर हटाए गए थे। इसके बाद गोरखपुर के ऐतिहासिक गोरखनाथ मंदिर में लाउड स्पीकर की आवाज़ धीमी कर दी गई थी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि हर किसी को अपनी उपासना पद्धति मनाने की स्वतंत्रता है और इसके लिए माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार की आवाज़ उस धार्मिक परिसर से बाहर ना जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में इस वक्त प्रचंड गर्मी का प्रकोप है। राजधानी पटना भी भीषण लू की चपेट में है, लेकिन इस सब के बावजूद भी राजधानी पटना में स्कूल खुले हुए हैं। स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव जरूर किया गया है, लेकिन जब सुबह 8 बजे से ही प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो फिर 10:45 तक
छुट्टी फरमान बच्चों को गर्मी से कैसे बचा सकता है, ये एक सवाल है। ऐसे में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी है, ज़्यादातर स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने लगी है और अस्पतालों में बढ़ने लगी है। अभिभावक भी गर्मी से हलकान बच्चों को देख करके परेशान है और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार कोई फरमान जारी करे, लेकिन सरकार के रवैये को देख करके ऐसा लगता है कि वह प्राइवेट स्कूलों के दबाव में है। सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि कोरोना काल में 2 साल तक स्कूल बंद रहे हैं, इसलिए हम स्कूल फिलहाल बंद नहीं करना चाहते हैं। गर्मी पर नज़र बनी हुई है और उचित फैसला लिया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग बिहार में गर्मी को लेकर के अलर्ट जारी किया जा चुका है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में स्कूलों को बंद किए जाने पर सरकार फैसला नहीं ले पा रही है। प्रचंड लू और सूरज की तपिश की वजह से दक्षिण बिहार में लगातार चौथे दिन आसमान से आग बरसती रही है। कल भी बक्सर राज्य भर में सबसे गर्म रहा। यहाँ कल 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और हीट वेव के हालात बने रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मौसम इन दिनों शादियों का है। जब बिहार में हर दिन हजारों शादियां हो रही है, लेकिन पश्चिमी चंपारण जिले से जो खबर सामने आ रही है उसे जान करके शादी करने जा रहे दूल्हे भी सतर्क हो जाएंगे। जी हाँ, बेतिया में शादी के लिए जा रहे एक दूल्हे की गाड़ी में आग लग गई। अचानक से दूल्हे की गाड़ी में आग लगी तो फिर दूल्हा और उसके साथ ही गाड़ी से निकलने पड़े। अचानक से दूल्हे की गाड़ी में आग लगी तो फिर दूल्हा और उसके साथ ही गाड़ी से ही निकल पड़े और देखते ही देखते मिनटों में सजी धजी गाड़ी जल करके खाक हो गई। यह घटना बेतिया के जगदीशपुर ओपी थाना क्षेत्र की है, थाना इलाके की है। यहाँ बीती रात तकरीबन 10 बजे एक दूल्हा अपने साथियों के साथ गाड़ी पर सवार होकर के शादी के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक से दूल्हे की गाड़ी में आग लग गई। यह गाड़ी के ड्राइवर ने होशियारी दिखाई और दूल्हा और गाड़ी में बैठे अन्य लोगों को तुरंत बाहर निकाल दिया। इसके बाद गाड़ी में आग तेजी के साथ भड़क गई। देखते ही देखते अच्छी खासी गाड़ी जल करके खाक हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि इन दिनों बिहार के डीजीपी एस.के. सिंघल लगातार बेहतर पुलिसिंग की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने पटना में तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा है कि अगर यहाँ रहना है तो फिर आपको कड़ा मेहनत करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हमारे अनुरूप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर उन्हें पटना जिला से बाहर कर देंगे। अफसर या फिर जवान सभी के लिए यही नियम और फिर कायदा है। पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस महानिदेशक एस.के. सिंघल ने कहा है कि मैंने सभी को साफ साफ कहा है कि अगर वे पटना जिला में रहना चाहते हैं तो फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। जो हमारे अनुरूप मेहनत नहीं करेंगे उन्हें पटना जिला से बाहर कर देंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शेखपुरा में एक लड़की के साथ गलत काम करने का मामला सामने आया है। यह मामला तब सामने आया जब पुलिस ने एक होटल के कमरे में लड़की और उसके साथ 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। बीते सोमवार को पुलिस ने शहर के पॉश इलाके में स्थित एक होटल में छापेमारी करके तीनों को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल तीनों लड़के लड़की का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के लंबे समय से उसके साथ गलत काम कर रहे थे। ब्लैकमेलिंग से परेशान लड़की ने फोन करके पुलिस को होटल में बुला लिया। जब मामले का खुलासा करते हुए एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि लड़की के साथ गलत काम करने के मामले में पुलिस ने दोनों लड़कों को शहर के बंगाली पर से गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। गिरफ्तार चंदन कुमार और लक्ष्मण यादव युवती का अश्लील वीडियो बना करके उसे ब्लैकमेलिंग कर रहे थे और उसके साथ गलत काम कर रहे थे। पीड़ित लड़की ने 2 नामजद समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस 3 आरोपी को गिरफ्तार करके छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार लड़कों में से एक लड़की से को झांसे देकर के सिनेमा रोड स्थित होटल के कमरे में ले गया और उसके साथ गलत काम किया और लड़की की जानकारी के बिना गलत काम करते हुए वीडियो बना लिया। इसके बाद लड़की के अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर के लड़का और उसके 4 अन्य साथी गलत काम करते रहे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भीषण गर्मी और लू के बीच अगलगी की घटनाओं को लेकर के राज्य सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। अग्निकांड पीड़ित परिवार को सरकार के स्तर पर तत्काल सहायता मिल सके, इसको लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग लगातार काम कर रहे हैं। अग्निकांड पीड़ितों की मदद को लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जिलों के डीएम को कहा है कि अग्निकांड पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध किया जाए। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जिलों के डीएम को यह निर्देश दिया है कि आगजनी के कारण जिन लोगों के मकान और झोपड़ी जल गए हो उसकी जांच करके पीड़ित परिवार को गिरे क्षति के लिए अनुमान्य अनुदान उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही अगर पशुओं के लिए बनाए गए शेड अग्निकांड में नष्ट हो गए हैं तो उन्हें भी सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। जबकि किसानों के खेत में लगी फसल या फिर खलिहान में रखी गई फसल की क्षति अग्निकांड के कारण होने की स्थिति में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कितने क्षेत्र में लगी फसल की क्षति हुई है, उसी हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा। यदि फसल की क्षति 33% या फिर उससे अधिक हुआ है तो फिर सहायता मानदार के अनुसार इसके इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।